Hello students, welcome back to the class. Welcome back to Career Edge. तो यहाँ पे today we'll be having a discussion of the practice paper 1 जो कि specifically किस लिए है, एक्साइज इंस्पेक्टर पंजाब के लिए प्रिपेयर किया गया है just for you guys. Also जो आज हम सेशन कवर करने वाले हैं that is quantitative aptitude. तो मेक श्योर वील बी मेकिंग अ सीरीज आउट ऑफ इट जिसके अंदर हम काफ़ी सारे ऐसे प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और भी सब्जेक्ट्स के. तो मेक श्योर आप सभी को वॉच करिए. इट इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्प फॉर यू गाइज. चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर विद अस इज दैट ए can do a certain work in same time in which B and C can do. तो ए जो है वो कुछ काम उतने ही टाइम में कर पाएगा जितने में बी और सी साथ में कर पाएंगे. उसके बाद क्या है, इफ ए एंड बी टुगेदर वर्क फॉर 20 days एंड सी अलोन इन 100 days. मतलब अगर वो जो पूरा काम है वो ए और बी मिलके कितने 20 दिनों में कर पाते हैं और जो सी है वो वही काम कितने 100 दिनों में कर पाता है. तो हमें बताना है बी अकेले में कितने दिन में करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइम एंड वर्क का है क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी. इस चैप्टर के लिए बेसिक है क्या कि अगर आपको बेस क्लियर है तो इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. फाइन. जो पहले इन्फॉर्मेशन गिवन है हम वो देखेंगे. ए जो है वो जो काम खत्म करता है वो उतने ही टाइम में करेगा जितने में बी और सी साथ में करते हैं. दिस इज द थिंग दैट इज बीइंग गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. तो अगर जो ए टाइम लेता है दैट इज 1, तो बी और सी के दोनों को साथ में भी 1 लगेगा. उसके बाद इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 20 days. हमें इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है, ए और बी अगर साथ में करेंगे तो 20 दिन लेंगे, सी अकेला करेगा तो 100 दिन लेगा. अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले तो निकालेंगे टोटल वर्क. टोटल वर्क हम निकाल लिया हमने 100. 100 कैसे निकाला, इसका और इसका एलसीएम लिया. 100 अब यहाँ पे आ गया तो दिस इज what, this is the work done by them, per day work. This here we will be writing their efficiency and here is the total work. तो बेसिकली रहेगा क्या आपका वर्क या टाइम टेकन, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू द टोटल वर्क. तो एक बात बताओ, अगर ए और बी 20 टाइम ले रहे हैं और 100 काम कर रहे हैं मतलब एफिशिएंसी 5 होगी क्योंकि 20 इंटू 5 विल बिकम 100. सिमिलरली यहाँ पे 100 इंटू 1 विल बिकम 100. दैट्स इट राइट. उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि ए और ए एक दिन में जितना एक दिन में काम करेगा बी और सी एक दिन में उतना करेंगे. अब इतनी बात आपको पता होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम के हमेशा इनवर्स होती है, अपोजिट होती है. कैसे, यहाँ पे देखो, अब अगर हम इसकी रेशो निकालेंगे, इसकी रेशो बनेगी 1, इसकी रेशो बनेगी 5. बट ये तो टाइम था, अगर हम इनकी एफिशिएंसी चेक करेंगे तो इसकी यहाँ पे 1 है, इसकी यहाँ पे 5 है. दैट मीन्स दे आर इनवर्सली रिलेटेड राइट. तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी 1 और 1 नहीं आएगी बिकॉज फर्क नहीं पड़ता, 1 और 1 ही है, सिमिलर रहेगा तो टाइम भी सेम है, एफिशिएंसी भी सेम है. ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया. नाउ व्हाट इज द पॉइंट हेयर कि देखो यहाँ पे जो सी है वो एक काम कर रहा है. सी यहाँ पे अगर एक काम कर रहा है तो सी यहाँ पे भी एक ही काम कर रहा है राइट. और बी प्लस सी जो कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं. बट यहाँ पे जो चीज हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है, 6 काम है टोटल. अगर 6 काम है, आधा एक कर रहा है, आधा बी और सी कर रहे हैं, आधा आधा कर रहे हैं ना, तभी तो बराबर काम करेंगे. अगर मैं यहाँ पे कह दूं बी और सी 4 काम कर रहे हैं, ए 2 काम कर रहा है, वो इक्वेट कभी हो ही नहीं पाएगा. इसलिए ए भी 3 काम कर रहा है, बी और सी भी 3 काम कर रहे हैं. तो बी का कितना बचा, बी का जो काम बचा वो बचा 2 और बी और सी का मिला के 3 है. तो ए का तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ 3 ही आएगा. क्वेश्चन में पूछा क्या है हमारे से कि बी अकेला कितने दिन में करेगा. व्हाट इज द टोटल वर्क हेयर विद अस, टोटल वर्क हेयर विद अस इज 100 व्हिच विल बी, देखो टोटल वर्क का फॉर्म, टोटल वर्क इज इक्वल टू जो भी टाइम है इनटू एफिशिएंसी. तो यहाँ पे टोटल वर्क 100 है, जो टाइम बी जो लेगा वो कितना है वो हमें फाइंड करना है. तो हम यहाँ टाइम लिख देंगे, एफिशिएंसी तो हमने उसकी यहाँ पे अभी निकाली है विच इज 2. तो टाइम जो निकलेगा वो हमारा कैसे निकलेगा, 100/2 विच इज 50 days. Fine. This is option number B. I hope I had made this question very much clear to you. Next question देखेंगे.
Running at the same constant rate, 6 identical machines can produce a total of 270 balls per 3 meters. Now, to solve this question, there are various methods. We can solve this question by any of the method, but मैं एक बहुत simpler way आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें हम इसको through with the help of time and work करेंगे. कारण क्या है यहाँ पे हम time and work क्यों लेंगे? क्योंकि टाइम एंड वर्क में क्या रहता है, एक हमें कोई चीज का टाइम गिवन होता है, एक हमें वर्क गिवन होता है, एंड हाउ मेनी पर्संस आर डूइंग इट, नंबर ऑफ पर्संस गिवन होते हैं या नंबर ऑफ मशीन्स गिवन होती है, तो मैं उस मेथड से करूंगी. एक हमारा टाइम एंड वर्क का बहुत कॉमन फॉर्मूला है, जिसके अंदर क्या रहता है, मेन इनटू डेज इनटू आवर्स अपॉन वर्क. Fine. This will be equal to the change in number of men into the change in number of days into the change in number of hours and into the change of number of work. ये आता है फॉर्मूला. अब मैं इसको आपको पुट करना सिखाऊंगी, बहुत सिंपल है, सिर्फ वर्क डिवाइड में आएगा, बाकी सब कुछ मल्टीप्लाई होता है. तो पहला जो केस है वो ये है, 6 आइडेंटिकल मशीन्स बन रही हैं. 6 आइडेंटिकल मशीन्स जो हैं वो मैन ले लेंगे हम, नंबर ऑफ पर्सन, वो कितने 270 बॉल्स प्रोड्यूस कर रही है, मींस 270 इज द वर्क. आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. और टाइम कितना ले रहे हैं, 3 मिनट्स ले रहे हैं. उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, एट दिस रेट हाउ मेनी बॉल्स कुड 10 सच मशीन्स 10 मशीन्स कुड प्रोड्यूस इन 2 मिनट्स. कितनी बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स, ये देखो वर्क हो गया ना, नंबर ऑफ बॉल्स पहले 270 बनी थी, अब हमें पता ही नहीं है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे. बॉल्स को हम इधर ले जाते हैं, यहाँ आ जाएगा 10 इंटू 2 और यहाँ आ जाएगा 6/3. ये 270 यहाँ दूसरी तरफ जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा. अब हम कर देंगे इसको सॉल्व. दिस इज 90, दिस इज 15. अब यहाँ पे अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 15 इंटू 2 इज 30, 30 इंटू 10 इज 300 balls. It is that much simple. Option number D. Next question. 105 is divided into 3 parts in such way 105 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. किस तरीके से कि जो फर्स्ट पार्ट है वो 5 ज्यादा है सेकंड पार्ट से, और फर्स्ट पार्ट जो है उसकी अगर रेशो देखेंगे थर्ड पार्ट के साथ तो कितनी है, 5:3. मतलब इफ दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज द सेकंड पार्ट एंड दिस वन इज द थर्ड पार्ट, तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट का क्या है रेशो, 3x और 5x. 3 और 5 है तो we'll be taking into the variable form which is 3x and 5x. और what they are telling us कि जो first part is 5 more than the second part, मतलब इसमें से 3x में से 3x जो है वो 5 ज्यादा है सेकंड वाले से, तो अगर मैं 3x में से 5 माइनस कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सेकेंड वैल्यू आ जाएगी. नाउ वी हैव द फर्स्ट वैल्यू, द सेकेंड वैल्यू एंड द थर्ड वैल्यू. नाउ वी नो कि वो इन सबका जो टोटल है ये कितना है, 105. उन्होंने 105 को इन 3 हिस्सों में डिवाइड किया था ना, अब हम इनको ऐड कर देंगे. फाइन. नाउ 3x plus 3x is 6x plus 5x becomes 11x minus 5 is equal to 105. उसके बाद आ जाएगा 11x इधर, 5 उधर चला जाएगा, 105 plus 5 will become 110. Now 11x, x is equal to 10. हमारे से पूछा क्या है उन्होंने, सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या है, 3x minus 5. Now 3x की वैल्यू ये minus 5 which will become 30 minus 5 which will further become 25. Now 25 is option number C here. Fine. Next question देखेंगे, question number 4. In what proportion must the water be mixed with the spirit to gain 20% by selling it at the cost price? देखो जो cost price है उस पे ही बेच रहे हैं, बट उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है. वो कब होगा, जब वो वाटर मिक्स करेंगे स्पिरिट के अंदर. तो व्हेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, जहाँ पे पानी मिक्स करते हैं हम किसी भी चीज के साथ, मेक श्योर टू कीप दिस इन माइंड कि जो पानी की कॉस्ट होती है उसको हम 0 लेते हैं. तो यहाँ पे अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वी टेक इट एज 100. अगर अब कॉस्ट प्राइस हम 100 ले रहे हैं तो मान लो वो 100 चीजों का ही हम 100 ले रहे थे, क्वांटिटी एंड प्राइस ले लिया हमने, 100 क्वांटिटी का हम इतना ही चार्ज कर रहे थे. बट अब जब सेलिंग प्राइस लेंगे तो वो कितनी क्वांटिटी है, 110 क्वांटिटी है सेलिंग प्राइस की.
बट क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी तो अभी भी उन्होंने क्या किया, जो ये 100 थी इसको 120 कर दिया। इसके अंदर जो कॉस्ट लग रही है वो तो 100 की ही लगी ना स्पिरिट की। बाकी तो जो 20 थी उसका तो हमने वाटर डाला तभी 20% प्रॉफिट होगा। कारण क्या है, यहाँ लिखा है 20%। 20% जब 100 का निकालोगे 120 बन जाएगा। अब ये 120 बन तो गया, अब उन्होंने हमारे से पूछा है कि कितना पानी डालेंगे हम इसके अंदर। जब 100 रुपए की चीज 100 क्वांटिटी की हम बेच रहे हैं, तो 120 क्वांटिटी ही हम 120 में बेचेंगे। इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी जो हमने कितनी जोड़ी पानी की, 20। तो अब वो पूछ रहे हैं कि वो वाटर की क्वांटिटी पूरे स्पिरिट के साथ कितनी है। स्पिरिट तो 100 ही थी, तो ये आ गया हमारे पास 1:5, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ फ्रूट शॉप द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 मैंगोज। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ क्वेश्चन समझेंगे कि एक फ्रूट शॉप है जहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 मैंगोज जो है, आई विल बी राइटिंग इट हियर फॉर यू। 25 का कॉस्ट प्राइस जो है वो किसके बराबर है, 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस हमारा इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 20 इधर रहेगा और 25 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4:5 आ गया। अब हमें पता चल गया हमारा कॉस्ट प्राइस इज 4 एंड द सेलिंग प्राइस इज 5। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द शॉपकीपर। परसेंटेज प्रॉफिट, जस्ट कीप इन माइंड व्हेन एवर प्रॉफिट होगा, कब प्रॉफिट तब होता है जब हमारा जो सेलिंग प्राइस रहता है वो ज्यादा रहता है। आई बी क्लियरिंग इट आउट हेयर। अगर हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, एज अ शॉपकीपर मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी है, पहले केस में, फर्स्ट केस यहाँ है, सेकेंड केस यहाँ है। पहले केस में मैंने उसको 120 रुपए का बेचा, 100 का खरीद के उसको 120 का बेचा, मतलब प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कब हुआ आप ध्यान देंगे तो जब सेलिंग प्राइस ज्यादा था और कॉस्ट प्राइस कम था। अगर अब मैं उसको बेच दूं 80 रुपए का, 80 रुपए का बेचा मैंने, तो मेरे को 20 का नुकसान हो गया, मतलब लॉस। नुकसान कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस। और अब मैंने सेलिंग प्राइस भी आपको दिखाया, कॉस्ट प्राइस भी आपको दिखाया। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूंगी तो प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग और कॉस्ट प्राइस को ध्यान में रखेंगे, लॉस भी तब होगा जब प्रॉफिट एंड इसको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को ध्यान रखेंगे। दोनों चीजें अब हमारे पास यहाँ पे हैं एंड वी हियर नो कि जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पे नीचे कौन सी वैल्यू आती है, ऑलवेज मेक श्योर जब भी प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करोगे यू हैव टू ऑलवेज सॉल्व हेयर विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट प्राइस, मेक इट अ मार्क। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे, 5 -4 अपॉन 4 into 100 which is 5 minus 4 becomes 1 into 25 becomes 25%, which is your option number A here. फाइन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ बोट गोज 5 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर को मैं x लूंगी और करंट को मैं y लूंगी। देखते हैं आर वी गिवन इन द क्वेश्चन विद जो करंट है वो हम क्वेश्चन में गिवन भी है कि नहीं है। बट इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। नाउ यू नीड टू नो वन थिंग, अगेंस्ट द करंट क्या चीज होती है, इट इज अपस्ट्रीम। अगर आ जाए विद द करंट, विद द करंट क्या होता है, डाउनस्ट्रीम। फाइन, और अपस्ट्रीम आ गया ना, तो अपस्ट्रीम का है मतलब क्या हो जाएगा, जो भी हमें यहाँ पे गिवन है, ये बोट का गिवन था तो हमने 5 ले लिया, अब यहाँ पे करंट का गिवन होगा तो हम उसको पुट कर लेंगे। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब डाउनस्ट्रीम होता है तो हम इसको ऐड करते हैं, जब अपस्ट्रीम होता है तो हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद क्या गिवन है, द स्पीड ऑफ द करंट इन किलोमीटर पर आवर इज हाउ मच। नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पे आपको गिवन है वो 5 किलोमीटर पर आवर करता है, बट यहाँ पे आपको गिवन है कि वो 5 किलोमीटर पर आवर करता है। यहाँ पे आपको कुछ और चीज गिवन है, यहाँ पे अब जो चीज आपको गिवन है स्पीड, वो कितनी गिवन है, दिस वन इज 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि 6 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, कब, डाउनस्ट्रीम में।
अपस्ट्रीम में वो थ्राइस द टाइम ले रहा है, मतलब अपस्ट्रीम में वो ये 6 किलोमीटर को 3 आवर्स ले रहा है. Now I'll be telling you the formula of speed is equal to distance upon time. तो ये क्या है, distance upon time is equal to speed आ जाना चाहिए, speed of upstream आ जाना चाहिए which is 2. तो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया था कि स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है ये, ओ सॉरी सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला से फाइंड करके दिखा दिया स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज 2. तो यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ पे अब हमारे पास x की जो वैल्यू है वो है 6 माइनस वाई. y यहीं रह जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4. तो जो 4 किलोमीटर पर आवर विच इज ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट है, अ मैन परचेजेस 2 टीवीज फॉर 43,200. 2 टीवी खरीदे इतनी अमाउंट में. उसके बाद बाय सेलिंग 1 टीवी अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड अदर को बेचने पे 9% का लॉस. ये हमें यहाँ गिवन है प्रॉफिट 15%, लॉस 9%. और उसके बाद क्या हुआ, पूरी ट्रांजैक्शन पे ना ही उसको कोई गेन हुआ ना ही उसको कोई लॉस हुआ. पूरी ट्रांजैक्शन का अगर ध्यान रखा जाएगा तो वो पूछ रहे हैं हमें बताना है कॉस्ट प्राइस था क्या उसका. उसने ये जो खरीदे थे 2 टीवी इतने के खरीदे थे, बट उनका एक्चुअल प्राइस क्या था, अब हमें वो बताना है. तो यहाँ पे व्हाट वील बी डूइंग इज, हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. आई विल बी मेकिंग एन इजी पैटर्न फॉर यू हेयर जिसके अंदर वील बी सॉल्विंग इट विद द हेल्प ऑफ, देखो यहाँ पे अगर दिस वन इज द टोटल थिंग, अब उसके बाद एक को मैं x मान लूंगी, एक को मैं 43200 मान लूंगी माइनस x. कारण क्या है, अगर मेरे पास 100 रुपया होगा और मैंने किसी को 70 रुपीज दे दिए तो मेरे पास बचे कितने 30. वो 30 को मैं कैसे निकाल सकती थी, पूरी अमाउंट में से जितने मैंने किसी को दिए अगर मैं वो माइनस कर देती, 100 में से 70 माइनस करती 30 आता. वैसे ही अगर 43,200 में से x मैंने किसी को दिया तो अगर मैं वो वैल्यू यहाँ से निकालूंगी तो हमारे पास आ जाएगा कि दूसरी चीज कितने की होगी, दूसरा टीवी. अब हमें पता है ये जो पहला है इस पे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 15% का, तो वो हो जाएगा 115. और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास लॉस हो रहा है वो हो रहा है 9% का, तो ये हो गया 81. अब क्या चीज हमें पता चल रही है कि उसके बाद कोई भी लॉस कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ. तो अब हम क्या करेंगे ये सब इक्वल टू किसके आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज ऐड कर दूंगी इसके बराबर आ जाएगा 43200. कारण क्या है, वो कह रहे इतने की इतनी वैल्यू रही, ना इसमें कुछ जुड़ा ना इसमें कम हुआ. जब उसने 15% प्रॉफिट पे बेचा, जब उसने 9% के लॉस पे बेचा, 91 आएगा यहाँ. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो व्हाट आई विल बी डूइंग हियर, वैसे तो आप यू कैन सॉल्व इट विद योर ओन विश कि आपको किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना, बट आई एम हेयर एक्सप्लेनिंग यू द शॉर्टेस्ट मेथड जिनसे आप इनको सॉल्व कर सकते हो. तो व्हाट वी कैन डू हेयर इज, या तो हम यहाँ पे इसको कटिंग वगैरह कर सकते हैं, बट व्हाट आई सजेस्ट यू इज कि आप ये 100 को ना एज इट इज रहने दो, क्योंकि ये एलसीएम लेके 100 ही बन जाएगा. जैसे यहाँ पे अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ आ जाएगा 115x, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा 91 को जब आपने मल्टीप्लाई करना है 43200 से, तो जो आपके पास आ जाएगा वो वैल्यू आ जाएगी 3931,200. मतलब ये कितनी है, 39,31,200 माइनस 91x विच इज इक्वल टू 43200. अब ये जो वैल्यू है ये चली जाएगी दूसरी तरफ. जब ये आई बी सॉल्विंग इट हियर ओनली, ये जब वैल्यू चलेगी उधर तो ये ऐसे हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, 115 में से 91 को माइनस कर देंगे. तो जब हम 115 में से माइनस करेंगे 91 तो हमारे पास आ जाएगा 24x. और ये जो है ये अब इधर प्लस में था ना, ये इसमें से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3931,200. गाइस मेक श्योर यहाँ पे मेरे पास लैक ऑफ स्पेस है, मैं इसलिए प्रॉपर उसको नहीं लिख के कर पा रही, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर कैलकुलेशन आपकी जरा सी भी कुछ गलत हो गई तो सारे क्वेश्चन को करने का यूजलेस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का. तो यहाँ पे अब मैं इसमें से 43200 में से माइनस करूंगी 3931,200, और जो आंसर आएगा वो आएगा 388800 विच इज इक्वल टू 24x. अब जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 24 से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, इधर आई एम टेकिंग दिस हियर,
नाउ 24x इज इक्वल टू 388800, तो 24 यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये जाएगा 16200, मतलब मेरे पास एक x की वैल्यू कितनी आ गई 16200। एक ही ऑप्शन है ये, तो मैं इस ऑप्शन को मार्क कर सकती हूँ, बट वहां पे हो सकता है आपके पास और भी ऐसी ऑप्शन में कहीं और भी होता, तो मैं 43,200 में से ये माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 27,000, जो कि है यहाँ, और ये यहाँ पे एंड है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ अ मैन रिसीव्स 5% इंटरेस्ट ऑन 1/3 ऑफ हिज कैपिटल, 1/3 कैपिटल पे उसको 100 का 105 मिल रहा है, 5% इंटरेस्ट है ना, और 4% ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, 104% इधर मिल रहा है, एंड 8% ऑन द रिमेनिंग। रिमेनिंग कैसे निकलेगा अब वो बात है। अगर हमारे पास 1/3 है और 1/4 है, मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, ऐड करूंगी तो आ जाएगा मेरे पास 7/12। 7/12 मतलब नीचे जो होती है हमेशा इट इज अ टोटल ऑफ समथिंग। अगर टोटल 12 है और ऊपर 7 है, मतलब कितनी चीजें रिमेनिंग है 5/7, तो 5/7 यहाँ आ जाएगा, इतना ही रिमेनिंग है। 7/12 तो अपना ऐड करके आ ही रहा है, टोटल 12 होता है, उस 12 में से 7 ऑलरेडी लिया हुआ है, तो कितना रह गया 5/12। अब इस 5/12 को मैं क्या करूंगी 108 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन में व्हाट दे आर टेलिंग अस इज कि रिमेनिंग पे 8% प्रॉफिट लग रहा है। अब मैं इसको सॉल्व करके ऐड करूंगी, तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये बनेगा 2 1 एंड 2 0 एंड दिस विल बिकम 7। दिस इज 7/20, दिस इज 52/50, दिस इज 1 3, now this is 13/50, and this one here is 9 and 20, this one is 9/20। अब मैं करूंगी इसको सॉल्व, एलसीएम क्या लूंगी 50 20 और 20 का 100 एलसीएम लूंगी, यहाँ आ जाएगा 35, यहाँ आ जाएगा 26, यहाँ आ जाएगा 45। तो अब मैं क्या करूंगी 45 को करूंगी 35 में ऐड, और उसके बाद ऐड कर दूंगी 26, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 106/100। अब जो 100 होती है नीचे जो वैल्यू आती है ये हमारी टोटल वैल्यू आती है, अब जो एक्चुअल टोटल वैल्यू थी वो 100 थी, अब बन गया 106। तब आपको बताना है कि उसको पूरी ट्रांजेक्शन पे कितना इंटरेस्ट मिला। 100 से 106 हो गया, तो कितनी परसेंट उसको मिला 6/100 इंटू 100 करके देख लोगे, डिफरेंस लोगे, क्या आ जाएगा 6%। तो here it is your answer, option number C. Next question is the difference between the compound interest and the simple interest on a certain sum of money at 5%। देखो पहली बात डिफरेंस है किस किस में, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में। कोई सर्टेन सम है, हमें प्रिंसिपल नहीं पता, सम इज अ प्रिंसिपल बेसिकली दैट वी आर नॉट नोन विद। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 5% पर एनम, एंड 2 years इज द टाइम गिवन टू अस। उसके बाद हमें यहाँ पे ₹30 गिवन है जो डिफरेंस था, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹30। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं किया तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको तब ये चीज समझ में आ जाएगी कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से कम रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट होता है, बट सिंपल इंटरेस्ट इज अ सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो मेक श्योर कि हमेशा आप ये चीज का ध्यान में रखें कि कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा रहेगा। अब इसको सॉल्व करने के देयर आर मेनी वेज। आप पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दोनों में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो वैल्यूज, बट व्हाट आई विल बी डूइंग हियर इज आई विल बी सॉल्विंग इट विद द सिंपल फॉर्मूला व्हिच इज कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर। फाइन, ये है फॉर्मूला 2 years का जब हमें डिफरेंस गिवन हो। तो जो डिफरेंस है वो है 30, प्रिंसिपल की वैल्यू हमें पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 100 का स्क्वायर। अब मैं इसको यहाँ पे करूंगी 30, 5 5 25p अपॉन 100 इंटू 100। नाउ दिस बिकम्स 4
एंड उसके बाद ये प्रिंसिपल 4 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 4 इंटू 100 विच बिकम्स 12,000. 12,000 is your answer, which is option number C here. Now, next question is, three consecutive even numbers are such that thrice of the first number exceeds the double of the third number by 4. What is the second number you have to tell here? अब है क्या इसके अंदर, तीन कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो मैं उनको क्या लूंगी, x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब इमीडिएट नेक्स्ट, इवन मतलब जो टू के टेबल, टू के मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 2, 4, 6 एंड सो ऑन. ऑड आ जाएगा तो एक्सेप्ट ये वाले दो के टेबल वाले सारे ऑड हो जाते हैं. तो मैंने ये ले लिया फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट इवन नंबर, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव एंड नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव. वो कह रहे हैं ये मेरे हिसाब से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. वो कह रहे हैं कि वो ऐसे हैं इस हिसाब से कि थ्राइस द फर्स्ट नंबर, मतलब इसका थ्राइस कर देंगे जब वो बड़ा है डबल द थर्ड नंबर, इस नंबर का थर्ड नंबर का डबल करूंगी, ये उससे बड़ा है कितने से, 4 से. वो कह रहे हैं वो एक्सीड कर रहा है उसको बाय 4, एक्सीड कर रहा मतलब उससे बड़ा है बाय 4 पॉइंट्स, 4 नंबर, राइट. तो अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगी. नाउ दिस इज 3x प्लस 3 माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 10 इज इक्वल टू 4. अब ये जब मैं माइनस करूंगी 3x में से 2x आ जाएगा 1x और यहाँ बन जाएगा 7 विच इज इक्वल टू 4 एंड x here will result into 11. Now x is equal to 11. अब हमें बताना क्या है कि जो सेकंड नंबर है वो कौन सा होगा. सेकंड नंबर है हमारे पास x प्लस 3, x की वैल्यू है 11 और इसमें जब 3 ऐड कर दूंगी दिस विल बिकम 14. तो 14 is your final answer which is option number D here. With this we have come to an end of this session. I hope आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अगर by chance there is a point which you have not understood properly, so you can ask us in the comment section. Make sure you like the video, subscribe to our channel and comment below. Thank you so much for watching the video.